सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की ऐसी टीम जो 2007 से 2025 तक टोटल 18 सीजन में से 12 बार प्लेऑफ्स खेला। ऐसा क्या हुआ आईपीएल 2025 में जो सीएसके इतने पीछे रह गई और पहली बार आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सोचने वाली बात यह है, क्या सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स इस बार फाइनल्स में पहुंचेगी भी या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आर्यन गौरव स्वागत करता हूं हमारे आर्यन गौरव के इस मेन चैनल पे। और आज का ये जो टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है सारे क्रिकेट लवर फैन के लिए और स्पेशली उनके लिए जो हमारे एमएस धोनी साहब के फैन हैं, क्योंकि ये आईपीएल 2025 काफी अनएक्सपेक्टेड होते जा रहा है। आईपीएल का काफी पीक टाइम चल रहा है और वहीं सीएसके धोनी भाई का टीम का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। सच बोलूं तो ऐसी परफॉर्मेंस पहले कभी नहीं देखा था। पहले थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री की बात करते हैं, पर उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जल्दी से बताइए कि आप आरसीबी और सीएसके में किसे सपोर्ट कर रहे हो। जल्दी से कमेंट करिए। तो चलिए थोड़ा अब ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। आईपीएल 2008 साल 2008 ये आईपीएल का इनॉग्रल सीजन था। सारी फ्रेंचाइजीज नई थी और सभी शुरू से ही एक सॉलिड टीम बिल्ड करने को देख रही थी और ऐसा ही कुछ सोचा था चेन्नई सुपर किंग्स ने भी। सीएसके ने शुरू से ही सोच लिया था कि उन्हें किसी भी कीमत पर एमएस धोनी अपनी टीम में चाहिए। बट ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन था 2007 टी20 वर्ल्ड कप। एमएस धोनी अपने इंटरनेशनल डेब्यू के कुछ सालों बाद ही काफी नाम कमा चुके थे, बोथ एज अ कैप्टन एंड अ प्लेयर। उन्हीं की कैप्टनसी में इंडिया ने अपना पहला और एक लौता टी20 वर्ल्ड कप जीता। ऐसे में आप ही बताओ कौन सी टीम इस प्लेयर को नहीं लेना चाहेगी। और जब ऑक्शन शुरू हुआ तब सीएसके और बाकी टीम्स ने एमएस धोनी पे जमकर बोली लगाई। इसी के साथ एमएस धोनी उस साल ऑक्शन के कॉस्टलीस्ट प्लेयर बन गए। सीएसके ने एमएस धोनी को 1.5 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था, जो उस वक्त इंडियन करेंसी में 6 करोड़ रुपए होते थे। बट आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं कहूं कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक कंट्रोवर्सी है। द कंट्रोवर्सी, एमएस धोनी जो कि ऑक्शन में सीएसके में गए वो एक्चुअली मुंबई इंडियंस में जाने वाले थे, मगर इस सबको होने से रोका एक सिंपल येट इंपॉर्टेंट रूल ने। वो रूल बताने से पहले इसकी थोड़ी बैक स्टोरी समझ लेते हैं। 2007 में जब इंडियन टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता तो इंडियन व्यूअर्स के बीच टी20 क्रिकेट को लेकर हाइप और चर्चा अब बढ़ने लगी। जहां 2007 के ओडीआई वर्ल्ड कप में ग्रुप एग्जिट के बाद इंडियन टीम की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वही टी20 वर्ल्ड कप इस इमेज के लिए एक रिवाइवल बनकर सामने आया, जिससे इंडियन टीम अब रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। टी20 क्रिकेट की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के बैक स्टेज में बीसीसीआई ने आईपीएल की अनाउंसमेंट कर दी और अब इंडिया में टी20 लीग क्रिकेट किक ऑफ करने को तैयार था। इसी के साथ ये बात भी तय थी कि इससे बीसीसीआई को मैसिव प्रॉफिट्स होने वाले हैं। फिर व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और लीग में एक बैलेंस लाने के लिए एक नए रूल को निकाला गया। इस रूल का नाम था आइकॉन प्लेयर रूल। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के कुछ फेमस प्लेयर्स को उनकी लोकल टीम्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाएगा, जिसे आइकन स्टेटस नाम दिया गया। यानी जो आइकॉन प्लेयर्स होंगे उन्हें उनकी लोकल टीम फ्रेंचाइजी में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर से 15% ज्यादा पे किया जाएगा। सबसे पहले आईपीएल कमेटी के द्वारा 4 आइकॉन प्लेयर्स को नियुक्त किया गया। मुंबई इंडियंस में गए सचिन तेंदुलकर, आरसीबी में गए राहुल द्रविड़, केकेआर में सौरव गांगुली और दिल्ली डेयरडेविल्स में गए वीरेंद्र सहवाग। डेक्कन चार्जर्स को भी वीवीएस लक्ष्मण मिले थे, लेकिन ये ट्रांसफर पूरा नहीं हो पाया। अब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के अलावा सभी टीम्स के पास अपने आइकॉन प्लेयर्स थे। राजस्थान रॉयल्स को शेन वॉर्न ने ज्वाइन करा और अब सिर्फ सीएसके के पास कोई आइकॉन प्लेयर नहीं था। इसका मतलब सीएसके के पास पूरा पर्स फुल था। उस समय पे टीम का टोटल पर्स कुछ 5 मिलियन डॉलर्स के आसपास का था और आइकॉन प्लेयर ना होने की वजह से अभी सीएसके के पास फुल पर्स की एडवांटेज थी। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट ने भी पब्लिकली आकर कह दिया था कि अगर उन्हें सचिन तेंदुलकर के बाद कोई प्लेयर चाहिए तो वो है एमएसडी। ऑक्शन वाले दिन मुंबई इंडियंस पूरी तरह से तैयार थी कि वो धोनी को अपनी टीम में ले लेंगे, लेकिन ऐसा करने में उनके पर्स ने जवाब दे दिया। सचिन तेंदुलकर के ऑलरेडी टीम में होने की वजह से उनके पास सिर्फ 3.35 मिलियन डॉलर्स ही बचे थे और वो एमएसडी के 1.5 मिलियन डॉलर्स के प्राइस टैग को अफोर्ड नहीं कर सके, जिस कीमत पर एमएसडी ने सीएसके को ज्वाइन करा। सीएसके ने बेड वॉर जीत ली और एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन बना दिए गए। हिस्ट्री तो जान लिया, अब जानते हैं कि क्यों सीएसके की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो रही। क्या सच में सीएसके का डाउनफॉल आ गया है? सीएसके अभी भी अपने आउटडेटेड प्लेयर्स पर रिलाय करती है और सीएसके के प्लेयर्स तो आउटडेटेड लगते हैं, अब उनकी स्ट्रैटेजी भी आउटडेटेड लगने लग गई है। क्योंकि टी20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट में जहां आज के टाइम पे 200-220 रन इजीली बन जा रहे हैं, वहां सीएसके आज भी एक ऐसी टीम बनी हुई है जो पिछले 6 सालों में एक भी बार 180 प्लस के स्कोर को चेज नहीं कर पाई है। द कैप्टेंसी इशू, जिस प्लेयर के नाम पर इंटरनेट पर हजारों लोग जस्टिस मांगते हैं, जिस प्लेयर के लिए ये कहा जाता है कि इनको शुभमन गिल की जगह इंडियन टीम में खिलाया जाना चाहिए, क्या वो वाकई उतने कॉम्पिटेंट हैं? आओ जानते हैं।
ऋतुराज गायकवाड़ विदाउट अ डाउट एक फिनोमिनल बैट्समैन है जिनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा टेम्परामेंट है और वो बड़ी नॉक्स भी खेलते रहते हैं। लेकिन क्या यही सेम क्वालिटी उनकी कैप्टनसी में भी दिखती है? अब तक तो नहीं, क्योंकि पिछले सीजन में हमने सीएसके के साथ एक बड़ी ही यूनिक चीज होती हुई देखी। धोनी ने ऑफिशियली सीएसके की कैप्टनसी गिव अप कर दी और टीम का नया कैप्टन बनाया गया ऋतुराज गायकवाड़ को, इस उम्मीद के साथ कि ऋतुराज अगले कई सालों तक सीएसके को लीड करेंगे। लेकिन इस पूरे सीजन में कैप्टनसी करने के बावजूद ऋतुराज कभी एज अ लीडर शाइन ही नहीं कर पाए। हमेशा ऐसा लगता था कि ऋतुराज धोनी की शैडो में काम कर रहे हैं और अगर टीम में कुछ भी गड़बड़ होती थी या फिर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती थी तो ऋतुराज ऑटोमेटिकली धोनी की तरफ देखते थे, जो कि एक हेल्दी अमाउंट में किया जाए तो सही भी रहता है। लेकिन जब आपको टीम की कैप्टनसी दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो ये जरूरी बन जाता है कि आप स्टेप अप करो एक लीडर के तौर पर और पूरी टीम को लीड करो। और कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आपकी टीम आपसे डिमांड करती है कि आप स्टेप अप करो और बोल्ड डिसीजंस लो, तब आप इस डर में वो डिसीजंस ना लो कि कहीं मैं धोनी की लेगेसी को ओवरशैडो ना कर दूं। देखो, एमएस धोनी तो अनडाउटेडली क्रिकेट वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से एक रहे हैं और उनको लीड करना या फिर उनके डिसीजंस को ओवरशैडो करना किसी के लिए भी इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन ये हम सबको पता है कि अगर सीएसके को सही डायरेक्शन में जाना है तो ऋतुराज को ये करना पड़ेगा, उनको धोनी को लीड करना पड़ेगा। अगर हम इसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं गलती फैंस और ब्रॉडकास्टर्स की भी है, क्योंकि वो सीएसके के हर मैच का सेंटर ही एमएस धोनी को बना देते हैं और वहां से हर बात ही एमएस धोनी के अराउंड होती है। अब मैं आपको बताऊंगा उस रीजन के बारे में जिसकी वजह से एमएस धोनी सीएसके की हेल्प नहीं बल्कि सीएसके का नुकसान कर रहे हैं। और सीएसके के सबसे बड़े डाउनफॉल का रीजन यही है। नी प्रॉब्लम के बारे में एज अ धोनी फैन जो हो रहा है वो देखकर सिर्फ दुख होता है, क्योंकि आपने वो कोट सुना होगा ना कि ईदर यू डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन। इसका धोनी के कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि या तो आप खुद ग्रेसफुली सीएसके को छोड़ दो या फिर यही सीएसके की टीम आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। क्योंकि अब तक जहां सीएसके के लिए एमएस धोनी कैप्टन कूल थे, 5 ट्रॉफी जिताने वाले मसीहा थे, अब वहीं सीएसके के लिए एमएस धोनी बर्डन बनते जा रहे हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीएसके के फैंस कम हैं, बल्कि धोनी के फैंस ज्यादा हैं। और ऐसे में अब तो ऑलमोस्ट हर सीएसके मैच में एक सर्कस जैसी सिचुएशन दिखती है जहां पूरा का पूरा क्राउड सीएसके का मैच देखने नहीं आया होता, वो बस धोनी को बैटिंग करते हुए देखने आए होते हैं। जहां सीएसके जीते या फिर सीएसके हारे, क्राउड को कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस देखने हैं धोनी के छक्के। कई बार तो सीएसके के फैंस इस हद तक चले जाते हैं कि जब उनकी टीम का कोई मिडिल ऑर्डर बैटर आउट नहीं हो रहा होता और ढंग से खेल रहा होता है तो ऑडियंस उसी प्लेयर को बू करने लगती है, क्योंकि जब वो आउट होगा तभी तो एमएस धोनी बैटिंग करने आएंगे। और ऐसे में सीएसके फैंस अपनी ही टीम के प्लेयर्स को आउट करने के लिए चीयर करते हैं। और ये सिचुएशन इस साल के मैचेस में तो और ज्यादा वर्स हो गई है, जहां अब तो एमएस धोनी भी मैचेस में इंटरेस्टेड नहीं लगते और बड़े ही अनइंटरेस्टेड तरीके से बैटिंग करते हुए दिखते हैं। धोनी पहले तो बैटिंग ऑर्डर में बहुत नीचे आए, नंबर 9 पर, और उसके बाद भी जब मैच बिल्कुल हाथ से निकल गया तब ऑडियंस सिर्फ इस बात पे खुश हो रही थी कि धोनी सिक्सेस मार रहे हैं। मैच हारो कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे में ये समझ नहीं आता कि धोनी क्या ये सब खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर कोई हायर पावर है जो उनसे जबरदस्ती ये मैचेस खिलवा रही है कि अगर तुम ये मैचेस खेलोगे तभी सीएसके का रेवेन्यू आएगा। अगर आज देखा जाए तो धोनी की लेगेसी ने ही उनको ट्रैप कर लिया है, जहां वो चाहते तो हैं कि सीएसके का ट्रांजिशन उनके आगे हो जाए, लेकिन रियलिस्टिकली ये ट्रांजिशन तब तक हो ही नहीं सकता जब तक एमएस धोनी टीम में है, क्योंकि जब तक एमएस धोनी टीम में है तब तक टीम का पूरा ड्रेसिंग रूम ही धोनी के अराउंड रिवॉल्व करता है। द प्रॉब्लम विद द सीएसके मैनेजमेंट, इसमें दोष टीम की मैनेजमेंट का भी है जो टीम के फ्यूचर विजन को लेकर एक स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं बना पा रही है, जहां टीम का अगले फ्यूचर प्लेयर्स की तरफ ट्रांजिशन किया जा सके। और इसकी शुरुआत तो ऑक्शन टेबल पर ही हो गई थी, जहां उन्होंने किसी भी यंग इंडियन प्लेयर को अपने फ्यूचर कोर के लिए सेलेक्ट नहीं करा। सच बताऊं तो कहीं ना कहीं इन सारे फैक्ट से मैं भी एग्री करता हूं एंड आई होप आपको भी सही लग रहे होंगे। एज अ सीएसके फैन एंड एमएस धोनी फैन मैं भी चाहता हूं सीएसके आगे जाए, फाइनल्स खेले, क्योंकि अभी भी कुछ मैचेस रह रहे हैं एंड वो बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। एंड आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को भी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आगे आने वाले मैचेस के लिए। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सीएसके और आरसीबी दोनों टीम में से किसे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि एक तरफ हमारे विराट कोहली भाई हैं और दूसरी तरफ एमएस धोनी सर हैं। दोनों ही प्लेयर की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, काफी लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो देखना ये है कि दोनों टीम की कैसी परफॉर्मेंस होती है आगे आने वाले मैचेस के लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर, एंड वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी मोटिवेशन ऐसे ही बनी रहे और हम एवरी संडे हम ऐसे ही स्पेशल वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहे। तो तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।